मारी बोली मारी खबर। राम राम, स्वागत है सारे दर्शकों का और मारी बोली मारी खबर के स्पेशल बुलेटिन में आपने ठेठ हरियाणवी अंदाज में सुनावांगे, दिखावांगे हरियाणा के कोने कोने की खबर। मैं आपके साथ सतीश नैन मोर और इस खास बुलेटिन की शुरुआत करांगे आज की ईद तक की बड़ी खबर के साथ। सूत्रों का हवाला से एक बड़ी राजनीतिक अपडेट मिल रही है। खबर यह है कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय हो गया है। दीपक मंगला तई नई जिम्मेदारी दी जा सका है, यानी कि दीपक मंगला हरियाणा बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हो सके हैं। किसी भी टाइम उनका नाम का लेटर जारी हो सका है। और दीपक मंगला के बारे में आपने बताया था कि पूर्व विधायक भी हैं और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के करीबी कहे जावे हैं। पलवल तय विधायक रह लिए हैं दीपक मंगला, जिनका बारे में खबर आ रही है कि इन तई नई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दी जा सका है। मोहनलाल ब्रौली की जगह ले सका है दीपक मंगला। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन सूत्र या पुख्ता जानकारी दे रहे हैं कि दीपक मंगला का नाम करीब करीब तय हो लिया है, सिर्फ उसका औपचारिक ऐलान होना बाकी रह गया है। मोहनलाल ब्रौली जो इस टाइम पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो लिया है और पहला भी कई बार इस तरह की खबर निकल कर सामने आई थी कि उनकी जगह दूसरा नया चेहरा पार्टी कमांड संभाल सका है। और इसी बीच ईब या खबर जो सूत्र दे रहे हैं उनका मुताबिक यो अगला चेहरा दीपक मंगला उसका है। इनका बारे में जानकारी जो आपने ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। दीपक मंगला हैं कौन? पूर्व विधायक हैं, एबीवीपी तक जुड़े हैं, युवा मोर्चा के पलवल के अध्यक्ष भी बन लिए हैं और ईब उनतई एक बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी पार्टी कर रही है, यानी मोहनलाल ब्रौली की जगह उन्हें पार्टी कमान दी जा सका है। इसका औपचारिक ऐलान इब्बे होना बाकी है, लेकिन जानकारी सूत्र दे रहे हैं कि इनका नाम फाइनल हो लिया है। बस किसी भी टाइम इनका नाम का लेटर जारी हो सका है। और इनके बारे में एक और जानकारी आपने दे दिया कि पूर्व सीएम मनोहर लाल के ये करीबी बताए जा रहे हैं। खबर में आगे बढ़ांगे। यूजीसी ने लेकर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का भी बयान सामने आया है। कृष्ण बेदी ने इस विषय पर केंद्र सरकार तई जो सारी शिकायत कर रहे हैं स्वर्ण जाति के, उन्होंने लेकर क्या कि कई विषय केंद्र सरकार तक जुड़े से उन पर फैसला करने का जो आधार है, जो प्रक्रिया है, वो केंद्र के लेवल पर चल रही है। एससी के निर्देशों के बाद केंद्र सरकार ने कदम बढ़ाए से जो आदमी कानून का उल्लंघन ना करे उसने डरने की कोई जरूरत को नहीं। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की तरफ से यह बयान उस टाइम आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। 19 मार्च में अगली सुनवाई होगी। उस टाइम तक 2012 के यूजीसी के नियम लागू होंगे। इस दौरान कृष्ण बेदी ने कहा जो नियमों का पालन करे है, जो कानून का उल्लंघन नहीं करता, उसने किसी भी तरह तक डरने की कोई जरूरत ना है। ये विषय आ रहा है, किंतु केंद्र सरकार इसका मामला केंद्र सरकार का और केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेने की स्थिति में है और वो इस प्रकार की कुछ प्रक्रिया की शुरुआत भी हुई है। और यदि लोगों की कोई प्रतिक्रिया ऐसी है, क्योंकि मामला तो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की थी, सर्वोच्च न्यायालय ने कोई डायरेक्शन दी है और बड़े बार बार सरकार को निर्देश दिए, तब जाके इसको बिल लाने की बात हुई थी। परंतु यदि कोई गलत नहीं करेगा, कानून तो बहुत बने हुए हैं, जब कोई गलत करता है तभी कोई चीज रिकॉर्ड में आती है, तभी उसको पनिशमेंट मिलती है। और यदि कोई गलत नहीं करेगा तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत है? बदलाव हो सकता है। देखो क्यों डर रहा है? जब गलत नहीं करने की मनसा मेरी नहीं है तो मैं क्यों डरूं? तो मैं गलत करने की मनसा है तो मेरे को डर रहेगा। और कानून किसी को घर बैठे बिठाए को कुछ नहीं कहता, जो ठीक ठाक चलता है किसी के खिलाफ नहीं चलता। परंतु इस प्रकार के सुझाव और सोच लोगों की है। और खबर गुरुग्राम पे है। जड़ा प्यार के नाम पर एक छोरी ने धोखा मिला। शादी के बाद धर्म बदलने का दबाव बढ़ाया गया, यो आरोप लगाया गया है इस युवती की तरफ से। आरिफ ने बताया गया कि आरव बनकर पहला छोरी तय ब्याह रचाया, धर्म ना बदलने पे फिर उसके साथ मार कुटाई करी, ये आरोप लगाए गए हैं। आरोपी के घराना पे भी छोरी ने आरोप लगाए हैं। आरोपी के दोस्त ने पूरी की पूरी जो बात छुपाई जा रही थी वो पूरा का पूरा मामला खोलकर दर दिया है। पहला बताया गया कि नाम
छुपाया, धर्म छुपाया और जब ब्याह कर लिया उसके बाद इस पर भी धर्म बदलने का दबाव बनाया गया। मामला है जी, एक हिंदू बेटी जिसको झूठा नाम बतलाकर, हिंदू नाम बतला करके फेक पेपर्स दिखा करके शादी की गई। शादी करने के बाद जब वो बेटी प्रेग्नेंट हो गई, उसको पता चला कि ये मुस्लिम है, तो उसने उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए जोर डाला उस आदमी ने। उस लड़की को अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित किया गया। लड़की को फेक नाम से, फेक आईडी दिखाकर पूरे तरीके से इस प्रकार से किया गया। ये लव जिहाद का एक पूरा सोचा समझा प्रोपेगेंडे के तहत, जो कि हिंदुस्तान में अलग अलग लेवल पे चल रहा है, उसके तहत ये काम किया गया। और इस बेटी 2022 में मेरे से एक लड़का मिला था तारिक नाम का, जिसके इंश्योरेंस के थ्रू उससे बात हुई थी। उसके बाद उसके ऑनर से बात हुई, जो कि मैंने जो पॉलिसी करी थी एसएस इंटरप्राइजेस के नाम से करी थी, जिसका ऑनर था आरिफ खान, पर उसने अपना नाम आरव बताया था। आरव मिलके बता के मेरे से बात हुई। नॉर्मली 6 मंथ हम रिलेशन में रहे, बातचीत स्टार्ट हुई। देन उसके बाद हम रिलेशन में आ गए। रिलेशन में आने के बाद उसने मेरे से मंदिर में शादी करी, सोना मंदिर में। और फिर बोला कि मैं अभी, उसका काम चल रहा था, बोला कि टेंशन में हूँ, बाद में वैसे हम करेंगे। उसके बाद साथ रहने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा 6 मंथ का हो गया तो उसने बोला कि अबॉर्शन करवा ले, मैं टेंशन में हूँ। मैंने मना किया। उसके बाद भी वो सुशील भंडारी है, उसके घर पे ले गया, वहाँ पे मेरी न्यूड वीडियो बनाई। उस वीडियो में अगर आप मिले तो देख भी, एप्पल आईडी से बनाई थी, देख भी सकते हैं। मैं मना कर रही थी, उसके बाद भी उसने मेरी न्यूड वीडियो बनाई और मेरे पे प्रेशर दिया कि नहीं अबॉर्शन करवा ले। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि नहीं, दोनों को ही रिस्क है, ना तू बचेगी ना बच्चा बचेगा। मेरी मजबूरी थी। फिर ये मेरे से लड़ाई करके चला गया था हैदराबाद। जब मेरा बेबी होने वाला था तो डिलीवरी के टाइम ये आया और आने के बाद मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करा के ये भाग गया। फिर मेरे घर वालों ने आके और मेरा ऑपरेशन वगैरह जो भी करवाना था करवाया। ऑपरेशन करके मेरा बेबी हुआ। बेबी होने के 2 दिन बाद ये आया हॉस्पिटल, अपनी आईडी वाईडी जो फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी। या अगली खबर भी गुरुग्राम ते है, जड़ा दारू ने लेकर विवाद होया है। इस झगड़ा में पहला ओकी कैडी गई, फिर बंदूक भी कैडी और बंदूक व्यक्ति पर तैन दी। शराब खरीदने ने लेकर बताया कि रोड़ा होया था। ठेके का दौरा खड़ी कार में बैठे किसी मानस ने इस सारी घटना का वीडियो बनाया। सोशल मीडिया पे ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के पाछे पुलिस भी हरकत में आंदी नजर आई। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और यो वीडियो है पूरा झगड़ा का। कोई शख्स है जो ठेका का बारे गाड़ी में बैठा था, जब उसने यह आकाश सुनी देखी और फिर मार कुटाई देखी तो यह सारी की सारी घटना उसने अपने मोबाइल फोन का कैमरा में रिकॉर्ड कर ली। बताया गया है कि दारू खरीदने लेकर थोड़ी बहुत आकाश सुनी हुई थी। इसके बाद लाठी डंडे चले और एक शख्स अपनी गाड़ी में धरी पिस्टल भी काट कर लेकर जाता नजर आ रहा है। कलायत में नेशनल हाईवे 152D पे गांव कलरम का दौरा एक प्लास्टिक कबाड़ का गोदाम में आग लगी। प्लास्टिक और कबाड़ होने के कारण आग भड़क गई। कुछ ही मिनटा में पूरा का पूरा गोदाम मलबा के ढेर में तब्दील हो गया। दमकल की 4 से 5 गाड़ी भी करीब 3 घंटे की मशक्कत करती रही आग पर काबू पाने खातर। प्रत्यक्षदर्शी जो थे उन्होंने बताया कि सवेरे अचानक गोदाम तय धुआं निकलता देखा। जब तक लोग समझ पाते प्लास्टिक के जलन तक छोटे छोटे धमाके होने लगे और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गोदाम हाईवे का बिल्कुल नजदीक था, जिससे उठने वाले घने काले धुएं के कारण विजिबिलिटी भी जीरो होगी। इससे जो वाहन चालक थे उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये गुरमेल का और बलिंदर का और सुनील का गोदाम था। तीनों यहाँ प्लास्टिक का गोदाम था, मतलब कबाड़ी का सामान। हाँ, कबाड़ी का। ये आग सुबह 3:30 बजे के करीब लगी है। अभी तक कुछ इसका अंदेशा नहीं हो रहा अभी तक भाई किस वजह से लगी है। अभी क्लियर ना कैमरे चेक किए अभी तक कोई पता नहीं लगा इस बात। अभी कुछ नहीं कह सकते सर इसके बारे में। घटना की सूचना मिलते पहले मालिक को फ़ोन किया है यहाँ लेबर वालों ने। वहाँ पे बोला है भाई यहाँ पे आग लगी हुई है, फिर वहाँ गांव से आए हैं। हाँ, डायल 112 को बुलाया गया था, वो भी आ गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ काफ़ी लेट आई हैं। अगर टाइम पे आती तो कंट्रोल किया जा सकता था। अब तो लगभग काबू है। नुकसान का भी अंदेशा नहीं हुआ, काफ़ी बहुत ज़्यादा है नुकसान तीनों गोदामों में।
भिवाड़ी सीआईए के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पूरा का पूरा मामला आपने बता दिया कि भिवाड़ी में सीआईए के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। नाजायज हथियार गेल एक आरोपी पकड़ा गया है। राजस्थान तक खरीद कर हथियार लिया था आरोपी। भिवाड़ी में सीआईए टीम ने अवैध हथियार समेत यो एक आरोपी गिरफ्तार किया है। डीएसपी क्राइम अनूप कुमार ने बताया कि सीआईए के मुख्य सिपाही अमित कुमार अपनी टीम के साथ तोशाम बाईपास भिवाड़ी क्षेत्र में ड्यूटी पर मौजूद थे। इसी दौरान पुलिस टीम ने सूचना मिली कि एक व्यक्ति तोशाम बाईपास रोड का दौरा खड़ा है, जिसका दौरा बिना लाइसेंस का अवैध हथियार है। सूचना की गंभीरता न देखते हुए पुलिस टीम ने एक्शन लिया और मौके पर रेड करी, जड़े एक व्यक्ति का दौरा है लाइसेंस के बिना अवैध हथियार पाया गया और फिर आरोपी तय गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने जानकारी पुलिस ने याद दी है कि राजस्थान में एक निजी फैक्ट्री में वो काम कर रहा है और ये हथियार वो अपना शौक खातिर राजस्थान तक लेकर आया था। रिमांड की अवधि के दौरान आरोपी तय हथियार की खरीद, आपूर्ति और अन्य दूसरे जितने भी मामले हैं, सवाल जवाब हैं, वो करे जाएंगे। ये सीआईए 1 की टीम है हमारी, आर्म्स एक्ट का है ये। हमारे जो सीआईए 1 की टीम है इसके अमित तोशाम बाईपास के पास मौजूद थे। वहाँ पे हमारे को इनपुट मिली, कोई एक आदमी खड़ा है हरीश उर्फ साहिल पुत्र महेंद्र डाणी रिवासा का, तो इसके पास असला होने की हमारे को सूचना थी, जिसको हमारे मौके पे जाके तोशाम बाईपास विनोद रोड भिवाड़ी हमने उसको राउंड अप किया। तो उसके पास 32 बोर का पिस्टल खाली जो राजस्थान से लेके आया था, उसको हथियारों का शौक था तो उसी में लेके आया था। 1 दिन के रिमांड पे दिए। ये फैक्ट्री एवल इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री है राजस्थान के अंदर, उसके अंदर काम करता है। उम्र इसकी 22 वर्ष। फरीदाबाद का बीके सिविल अस्पताल एक बार फिर चर्चा में है और वजह है स्वास्थ्य सिस्टम की अमानवीय तस्वीर। टीबी तक पीड़ित 35 साल महिला की मौत के बाद परिजना ने शव घरा ले जाने खातर भी कोई सरकारी वाहन ना मिला। सिर्फ 7 किलोमीटर दूर घर था, इसके बावजूद परिवार महिला के शव ने ठेके पर दरकर ले जाने खातर मजबूर हुआ। मृतका के पति का कहना है कि इलाज में सारी जमा पूंजी खर्च कर दी और प्राइवेट एम्बुलेंस के पीछे भी उनका दौरे नहीं थे। यह सारी घटना सरकारी सिस्टम स्वास्थ्य सेवाओं के जितने भी दावे करे जाए हैं उन पर बड़ा सवाल ठावे है। यह सिस्टम की सच्चाई एक बार फिर तक दुनिया का सामने आई है। फिर चर्चा में फरीदाबाद का बीके अस्पताल आया है। इससे पहला भी कई शर्मनाक तस्वीर इसे अस्पताल की सामने आई थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पूरे हरियाणा के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाती हैं उसमें हम डेड बॉडी नहीं ले जाते। जो डेड बॉडी के लिए हर्ष वैन होता है, मोर्चरी वैन, वो रेड क्रॉस के द्वारा दी जाती है। जिला फरीदाबाद के अंदर भी हर्ष वैन अवेलेबल है और रेड क्रॉस के द्वारा दी जाती है। यदि कोई भी परिवार में कोई ऐसी अगर डेथ हो गई है और उसको हर्ष वैन की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारे कंट्रोल रूम में वो आके अगर वो बताता है तो हमारा एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसमें उसकी डिटेल नोट की जाती है और उनको हर्ष वैन का जो ड्राइवर है उसका नंबर उसको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि वो बात कर सके और उसको हर्ष वैन मिल सके। एम्बुलेंस नहीं दी जाती कि ये तो जांच का विषय है जो आप कह रहे हैं। अदरवाइज हमारे सारी जगह आईसी लगा हुआ है। ये 112 नंबर है सरकार के द्वारा। 112 नंबर डायल करने पे आज की तारीख में चाहे आपको एम्बुलेंस चाहिए, चाहे आपको फायर की कोई समस्या हो, चाहे कोई डिजास्टर हो गया हो, ठीक है, या कोई रोड एक्सीडेंट हो, एम्बुलेंस के पत्नी है। कितनी उम्र है इनकी? 35 साल। इनको टीबी की बीमारी हो गई। ये एडमिट तो आज 3 महीना पहले करा था यहाँ, तो फिर यहाँ से घर ले गए, घर से फिर लेकर आए एडमिट करे, फिर 70गंज ले गए, मेहरौली ले गए, मतलब कई जगह घूमे जब यहाँ वापस लाए हो? हाँ, प्राइवेट। फिलहाल इनकी मौत हो गई है। तो एम्बुलेंस में क्यों नहीं लेके जा रहे हो इसे? अब पता है एम्बुलेंस दे ही नहीं रहे, पैसा नहीं है हमारे पास। नहीं, सरकारी एम्बुलेंस फ्री में होती है। नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं तो पैसे लगाइए, 500-700 रुपए लेंगे, ले जाइए। 500-700 में नहीं जाएंगे, पूछिए। 500-700 में नहीं जा रहे हैं। कहाँ पे ले जानी है बॉडी? है सारण में ले जाने। सारण में? सारण चौक से
और केंद्र सरकार 1 फरवरी ने अपना बजट पेश करेगी। बजट ने लेकर उद्योगपतियां की के राय से इसे ने लेकर फरीदाबाद तक हमारे पत्रकार ने उद्योगपतियां गल्ले बात करी और जाना कि इस बार के बजट में उन्नत के उम्मीद है वो के चावे हैं, मेट्रो में किस तरह तक वो चावे है कि आगे विस्तार हुआ है, इससे कर्मचारियों ने आगे किस तरह की सुविधा की उम्मीद है, तमाम पहलुओं ने लेकर बातचीत करी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 1 फरवरी को अपना बजट पेश करना वाले, तो उसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ उद्योगपति हैं। वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत शर्मा है। मैं IMT का फिमटिया का प्रेसिडेंट हूँ। और राय है आपकी बजट को लेकर? बजट को लेकर हमारी बहुत ही उम्मीदें हैं नायब सिंह सैनी जी से, क्योंकि नायब सिंह सैनी जी ने हम सबको मौका दिया सुझाव रखने का और ये बहुत अच्छी पहल थी उनके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमने वहाँ पे उनसे जो सुझाव रखा था कि भाई IMT की जो है कनेक्टिविटी मेट्रो के साथ की जाए, उसके लिए एक बजट में एक एलोकेशन रखा जाए, क्योंकि IMT के आने से एक प्रॉस्पेरिटी आती है एरिया के अंदर। जो हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं और जितने भी हमारे कस्टमर हैं, उनको आने में बड़ी सुविधा रहेगी। दूसरा, हमने उनसे बोला कि आजकल ग्लोबल कंपटीशन हो रखा है, तो AI बेस्ड और रोबोटिक जो मशीनरी है उसके ऊपर कोई सब्सिडी का प्रावधान रखा जाए, क्योंकि यदि ये मशीन हम यहाँ यूज़ करेंगे तो हम चाइना और जो विदेशी जो और कंट्री हैं उनको हम टक्कर दे पाएंगे अपने, तो हमारे जो माल की गुणवत्ता जो बढ़ेगी, तो उसके लिए भी हमने उनको सुझाव रखा। वैसे आपका क्या नाम? मेरा नाम रमेश अरोड़ा है। और मैं आप लगातार उम्मीदें लगाए हुए हैं बजट को लेकर, क्या कुछ IMT में कुछ ऐसी कोई पॉइंट है जो आप चाहते हो? उद्योग तो हमेशा अच्छे के लिए ही मतलब सरकार की तरफ देखता है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने इस बारे में बहुत अच्छा कदम उठाया, और ये सब उनका ये अच्छा प्रोग्राम चल रहा है कि वो सब प्रतिनिधियों को और एसोसिएशंस को और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को बुलाकर उनके सुझाव मांग रहे हैं कि हम किस तरह से बेहतर बजट आपको दे सकते हैं। और सभी वहाँ पे लोग जो भी लोग पहुँचे हुए थे, जो वहाँ पर उपस्थित थे, सब ने अपने अपने विचार रखे और अपने अपने हिसाब से मुख्यमंत्री साहब को अपनी बातें उन्होंने नोट कराई, और मुख्यमंत्री साहब ने बड़े ध्यान से उन बातों को सुना और आश्वासन भी दिया कि भाई इंडस्ट्री के लिए जो ये बजट आएगा वो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा बजट आने वाला है। क्या कुछ राय है आपकी बजट को लेकर? बजट के लेके राय बहुत अच्छी है, और जो भी सुझाव हमारे मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं सबको, हमारी MSME को अब CM साहब से ही है और सरकार से ये उम्मीद है कि हमें छूट दी जाए, जो भी है हमारे उस पे ब्याज पे, इंडस्ट्री में जो भी प्लॉट्स हैं, और उनको ही देख के जो हमारे लिए जो करेगी सरकार पे बहुत उम्मीद है इस बार बजट। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ उद्योगपति जिन्होंने अपने बजट को लेकर राय रखी है, और लगातार कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से नायब सिंह सैनी इनकी बात पर खरा उतर पाएंगे। जितेंद्र बेनीवाल, लिविंग इंडिया न्यूज़, फरीदाबाद। और अब हरियाणा